Hello everyone, welcome and welcome back to my YouTube channel I Art Notes by Meghna Pari. This is Meghna and आपने अगर मेरी कल की वीडियोस देखी है तो मतलब मेरी लास्ट वीडियोस देखी है तो उसमें हमने इंडियन फ़िलासफ़ी में वेदास एंड उपनिषद्स के बारे में देखा था। इस बार हम इस वीडियो में इंडियन फ़िलासफ़ी के स्कूल्स के बारे में देखने वाले हैं और हमने दो तरीके के स्कूल्स देखे थे, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स। उसी में से अब हम इंडियन फ़िलासफ़ी के 6 मेजर स्कूल्स में से 1 मेजर स्कूल को आज करने वाले हैं जिसका नाम है चारवाका। आज हम जो करने वाले हैं वो है चारवाका और आज हम करेंगे एथिस्टिक फ़िलासफ़ी। एथिस्टिक फ़िलासफ़ी एक तरीके से मैंने आपको, अगर मेरी पुरानी वीडियोस आपने देखी है तो आपने देखा होगा कि एथिस्टिक फ़िलासफ़ी यानी कि हेटेरोडॉक्स स्कूल, मैंने आपको 2 तरीके के स्कूल्स बताए थे, एक ऑर्थोडॉक्स और एक हेटेरोडॉक्स। हेटेरोडॉक्स वो स्कूल्स होते हैं जो मतलब कि थीसिस्टिक होते हैं और वेदास की अथॉरिटी को मानते हैं। हेटेरोडॉक्स वो स्कूल होते हैं जो एथिस्टिक होते हैं और वेदास की अथॉरिटी को नहीं मानते। चारवाका इज़ वन ऑफ दो स्कूल्स, एथिस्टिक फ़िलासफ़ी एंड हेटेरोडॉक्स। अब आप ये कहोगे कि मतलब मैम ने कितने सारे टर्म्स बता दिए, ऑर्थोडॉक्स एंड हेटेरोडॉक्स, थीसिस्टिक एंड एथिस्टिक, बट एक्चुअली में ये सारे टर्म्स एक ही चीज़ को रिफ़र करते हैं, वेदास की अथॉरिटी को मानना और ना मानना। तो आज हम बेसिकली एथिस्टिक फ़िलासफ़ी को करने वाले हैं, एथिस्टिक फ़िलासफ़ी हेटेरोडॉक्स स्कूल। एथिस्टिक फ़िलासफ़ी हमने पहले भी देखा था कि एथिस्टिक फ़िलासफ़ी में हमने 3 स्कूलों के बारे में पढ़ा था। सबसे पहला है चारवाका, देन जैनिज़्म, देन बुद्धिज़्म। सो दीज आर दी 3 स्कूल्स वी हैव स्टडीड एज हेटेरोडॉक्स और आज हम सबसे पहला स्कूल करने वाले हैं चारवाका। सो आज हम सबसे पहले चारवाका स्कूल के बारे में देखेंगे। चारवाका इज़ द स्कूल ऑफ इंडियन फ़िलासफ़ी ऑल्सो नोन एज लोकयता। चारवाका को हम लोकयता के नाम से भी जानते हैं जिसके फाउंडर बृहस्पति हैं। अब अगर हम देखें तो एथिस्टिक फ़िलासफ़ी में सबसे पहला स्कूल जो है ये चारवाका। चारवाका is one of the Gnostic schools of Indian philosophy, or we can say schools that do not authorize the Vedas, मतलब जो स्कूल वेदास की अथॉरिटी में नहीं मानते। चारवाका को हम लोकयता भी बोलते हैं और इसे नास्तिक दर्शन भी बोला जाता है। चारवाका एक नास्तिक दर्शन है जो कहता है कि जो दिखता है वही सच है, जो सुना या मान लिया गया है उसका कोई भरोसा नहीं। जैसे अगर अभी मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल दूं कि आपके सामने टेबल पे एक सेब रखा है, आप उसको देख पा रहे हैं मतलब वो सेब रियल है। अगर आप उसे देख नहीं पाते, सिर्फ सुना होता, तो वो रियल नहीं माना जाता क्योंकि आपने उसे खुद एक्सपीरियंस नहीं किया है। इसी वजह से जो चारवाका है वो कहते हैं कि जो आप अपनी आँखों से, अपने सेंस ऑर्गन से परसीव कर रहे हैं, अपने सेंसेस के थ्रू परसीव कर रहे हैं, वही चीज़ सिर्फ रियल है, बाकी सारी चीज़ें अनरियल है। चारवाका दुनिया को साइंटिफिक और फिज़िकल नज़रिए से देखता है। जैसे कि चारवाका स्कूल के लिए या चारवाका के व्यू में कोई आत्मा, कोई पुनर्जन्म, स्वर्ग या नर्क ऐसा कुछ भी नहीं है। चारवाका इन सारी चीज़ों को डिनाई करता है। बेसिकली चारवाका ये कहते हैं कि जिस चीज़ को आप परसीव नहीं कर पा रहे हो अपनी आँखों से, सिर्फ लोगों के कहने पे भरोसा कर रहे हो उस चीज़ पे, तो वो चीज़ रियल नहीं है। जब तक आप उस चीज़ को खुद परसीव नहीं करोगे या खुद अपनी आँखों से उस चीज़ को एक्सपीरियंस नहीं करोगे, तब तक आप उस चीज़ पे भरोसा नहीं कर सकते। जैसे अगर मैं आपको कहूँ कि ताजमहल आगरा में है, आपने मेरे से सुना लेकिन आपने खुद जाके देखा तो नहीं है, आपने खुद तो जाके एक्सपीरियंस नहीं किया, तो आप उस पे बिलीव ना करें, आप खुद जाके एक्सपीरियंस करें। तो चारवाका का कहना ये है। तो चारवाका साइंटिफिक और फिज़िकल नज़रिए से देखता था। मतलब साइंस की नज़रों में क्या है कि जब तक कोई एविडेंस नहीं होगा, जब तक साइंस खुद उस चीज़ को देख नहीं लेगी, परख नहीं लेगी, तब तक उस चीज़ को वो एक्सेप्ट नहीं करती है। तो चारवाका भी वैसे ही दुनिया को देखते थे, साइंटिफिक और फिज़िकल नज़रिए से।
चारवाका के लिए कोई आत्मा, कोई पुनर्जन्म, स्वर्ग, नरक ऐसी वो किसी भी चीज़ में विश्वास नहीं करते थे। उनके लिए ये सारी चीज़ें, क्योंकि आपने आत्मा को देखा नहीं है, आपने एक्सपीरियंस नहीं किया है, आपने स्वर्ग नरक नहीं देखे, आपने ये नहीं देखा कि आप मरने के बाद जो है आपका दूसरा जन्म या रीबर्थ कहाँ हो रहा है या हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है, तो वो इस चीज़ पे कहते हैं कि ये सारी चीज़ें बकवास है, ये सारी चीज़ें बिलीव करने लायक नहीं है। साइंटिफिक और फिज़िकल नज़रिए से दुनिया को देखो, जो आपके सामने है उस पे विश्वास करो, जो नहीं है उस पे विश्वास मत करो। जैसे अगर आपको कोई चीज़ दिख रही है तो आप उस पे बिलीव कीजिए, जो नहीं दिख रही है उस पे नहीं। अब आगे चलते हैं। चारवाका के फाउंडर कौन थे? फाउंडर के बारे में वैसे तो कुछ पक्का नहीं है, ठीक है, क्योंकि चारवाका के जो एविडेंस है ना, चारवाका का जो रिटन एविडेंस है वो डिसअपियर हो चुका है। बट फिर भी यहाँ पे ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि चारवाका स्कूल के जो फाउंडर है वो है बृहस्पति। अब चारवाका जो के स्कूल के जो फाउंडर हैं वो है बृहस्पति, और चारवाका स्कूल में जो बृहस्पति सूत्र है वो बृहस्पति सूत्र नाम का जो एक ग्रंथ है, पर अब वो मिलता नहीं है। वो एक तरीके से मेन ग्रंथ माना जाता है चारवाका स्कूल का, क्योंकि इस स्कूल के एविडेंस नहीं है। तो बेसिकली बृहस्पति जी ने इस स्कूल के बारे में हमें बताया है, और वो भी हमें चारवाका स्कूल के बारे में दूसरे स्कूल से क्रिटिसिज्म के थ्रू हमें पता, मतलब दूसरे स्कूल ने चारवाका को जो क्रिटिसाइज़ किया है उसके थ्रू हमें ये चीज़ पता चली है कि भाई चारवाका एक स्कूल है जो नॉन वेदा, मतलब कि एक तरीके से वैदिक अथॉरिटी को नहीं मानता है। तो इसीलिए बृहस्पति जी ने हमें सबसे पहले स्कूल के बारे में बताया, इसलिए उन्हीं का लिखा हुआ बृहस्पति सूत्र इस स्कूल का मेन ग्रंथ है। चारवाका को मोस्टली दूसरे स्कूल्स के क्रिटिसिज्म के ज़रिए हम लोग जानते हैं, उसका ऐसा कोई बेसिकली रिटन एविडेंस प्रेजेंट नहीं है। हमें सिर्फ क्रिटिसिज्म के थ्रू ही पता चल रहा है कि चारवाका स्कूल जो है क्या मानता था और क्या नहीं मानता था। हमें उसका कोई रिटन एविडेंस हमारे पास नहीं है। तो अब आगे चलते हैं। जैसे चारवाका स्कूल जो है वो बेसिकली किस चीज़ में मानते थे? चारवाका स्कूल सिर्फ एक ही चीज़ पे भरोसा करते थे, वो था परसेप्शन। चारवाका सिर्फ एक ही चीज़ को मानते थे। चारवाका का जो सोर्स ऑफ नॉलेज था, उन्हें जो लगता था सोर्स ऑफ नॉलेज, वो सिर्फ था परसेप्शन। परसेप्शन क्या होता है? परसेप्शन को हम हिंदी में कहते हैं प्रत्यक्ष। परसेप्शन इज़ वन ऑफ द 6 प्रमाण्स। अब ये प्रमाण क्या होता है? क्योंकि ये सारे टर्म्स आपके लिए न्यू हैं, तो सबसे पहले हम देखते हैं परसेप्शन आखिर होता क्या है। परसेप्शन, जैसे कि आपके सामने टेबल पे एक एप्पल रखा है, आप अपने आँखों से अपने सेंस ऑर्गन्स के थ्रू उस एप्पल को परसीव कर पा रहे हैं, यही परसेप्शन है। जिस चीज़ की नॉलेज आपको अपने सेंसेस के थ्रू, अपनी आइज़ के थ्रू मिलती है, आप उसकी नॉलेज अपने सेंसेस के थ्रू परसीव करते हैं, वो होता है परसेप्शन। परसेप्शन इज़ वन ऑफ द 6 प्रमाण्स एंड द फर्स्ट प्रमाण अब क्या होता है वो मैं आपको इस वीडियो में आगे बताऊंगी। मैं आपको 6 प्रमाण बताऊंगी, क्योंकि ये सारे टर्म्स आपके लिए न्यू है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। आप प्रमाण को या परसेप्शन को और डिटेल में न्याय सिस्टम ऑफ लॉजिक में पढ़ेंगे। बट फिलहाल अभी हम बस ये समझते हैं कि पहले चारवाका जो सिर्फ परसेप्शन को मानते थे, आखिर ये परसेप्शन था क्या। जैसे कि आप अपनी बॉडी को देख पा रहे हैं, आप जो भी एलिमेंट्स इस दुनिया में देख पा रहे हैं, जो भी मैटर इस दुनिया में देख पा रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू, वो होता है प्रमाण, यानी कि प्रत्यक्ष। जिस चीज़ की नॉलेज आपको प्रत्यक्ष मिल रही है, आप खुद उस चीज़ को देख पा रहे हैं, एक्सपीरियंस कर पा रहे हैं, वो होती है परसेप्शन। जैसे कि बॉडी हो गई आपकी, एलिमेंट्स, जिस एलिमेंट से ये पूरा का पूरा वर्ल्ड बना है। वैसे तो ये पूरा का पूरा वर्ल्ड 5 एलिमेंट से बना है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु। बट जो हमारे चारवाक थे वो सिर्फ 4 एलिमेंट्स में मानते थे, अर्थ, वाटर, फायर एंड एयर। पृथ्वी, जल, अग्नि एंड वायु, वो सिर्फ इन्हीं 4 एलिमेंट्स में मानते थे। वो आकाश को एलिमेंट नहीं मानते थे। अब ऐसा क्यों? पृथ्वी को आप प्रत्यक्ष तरीके से आप छू भी सकते हैं, जल को आप छू सकते हैं, अग्नि को भी आप जो है आप छुएंगे तो आप जल जाएंगे,
वायु को आप फील कर पा रहे हैं। तो आप एक तरीके से ये 4 चीज़ों को, ये 4 एलिमेंट्स को तो परसीव कर पा रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू, बट आकाश को आप परसीव नहीं कर सकते। अब आप ये कहेंगे कि आकाश को तो हम अपनी आइज़ को ऊपर करके देख सकते हैं कि भाई ऊपर आकाश है, फिर क्यों इसको एक तरीके से 5 एलिमेंट्स में चारवाका ने नहीं जोड़ा? चारवाका का मानना है कि सिर्फ डायरेक्ट परसेप्शन यानी 5 सेंसेस के थ्रू, यानी टच, सी, स्मेल, टेस्ट, हियर करके जो हम एक्सपीरियंस करते हैं वही रियल है। आकाश को क्यों रिजेक्ट किया? स्काई को जब हम देखते हैं वो एक्चुअली शून्य है, एम्प्टीनेस है या ओपन स्पेस है, मतलब हम जो ऊपर देख रहे हैं हम उस चीज़ को छू नहीं सकते, हम उस चीज़ को परसीव नहीं कर सकते अपने सेंसेस के थ्रू, वो एम्प्टीनेस है। चारवाका के हिसाब से आकाश एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जो कि टेंगिबल यानी स्पर्शीय वस्तु नहीं है। आप उसको अपने इस 5 सेंस ऑर्गन से ना तो स्मेल कर सकते हो, ना टेस्ट कर सकते हो, ना सुन सकते हो, बस देख सकते हो। वो भी आपको पूरा नहीं दिख रहा है, वो भी एक एम्प्टीनेस दिख रही है। रियल स्पेस या रियल स्काई कहाँ है? तो वही चीज़ चारवाका रिजेक्ट करते हैं। हम जो देखते हैं वो रोशनी है, एब्सेंस है या एयर का ट्रांसपेरेंसी होता है, उससे सॉलिड या फिजिकल पदार्थ नहीं कह सकते हम। तो वो बेसिकली नॉन सेंस ऑर्गन्स है जिसको हम एक तरीके से परसीव नहीं कर पाते हैं। मतलब आकाश जो एक नो सेंस ऑर्गन है जिसको हम परसीव डायरेक्टली नहीं कर पाते। सो चारवाका किस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं, किस चीज़ पे बिलीव करते हैं तो हमने देख लिया, बट अब वो किस चीज़ पे बिलीव नहीं करते हैं वो है सोल यानी कि आत्मा, उसके बाद फिर गॉड यानी कि भगवान, कर्म यानी गुड या बैड एक्शन का रिजल्ट, पुनर्जन्म यानी कि रीबर्थ, मोक्ष यानी लिबरेशन एंड स्वर्ग एंड नर्क। बेसिकली चारवाका इन सारी चीज़ों पे बिलीव नहीं करते हैं क्योंकि हम अपने सेंसरी ऑर्गन से इन चीज़ों को परसीव नहीं कर सकते। चारवाका कहते हैं कि ये चीज़ें बेसिकली हम अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव नहीं कर सकते हैं। सोल को हम नहीं देख सकते, हम गॉड को आज तक परसीव नहीं किए हैं, कर्मा हमें नहीं पता है कि हम जो कर रहे हैं वो सही है, उसका रिजल्ट सही होगा या वो होगा तो कैसा फल मिलेगा हमें, वो चीज़ हमने आज तक नहीं देखी। रीबर्थ हमने नहीं देखा है, मोक्ष हमने नहीं देखा है, स्वर्ग या नर्क, मरने के बाद कोई आदमी स्वर्ग जाता है या नर्क जाता है या वो कैसा होता है कैसा नहीं होता है, ये चीज़ भी हमने नहीं देखी है। तो जब हमने इनको अपनी सेंसेस के थ्रू परसीव ही नहीं किया है, कभी एक्सपीरियंस किया है तो किसी ने आज तक बताया नहीं है, और अगर एक्सपीरियंस तो मरने के बाद ही होता है, तो मरने के बाद कोई आदमी कैसे ही बताएगा ना, बस इसके बारे में हमने सुना है लोगों से, इसके बारे में बेसिकली किसी ऐसे आदमी ने जिसने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया हो हमें नहीं बताया गया है, तो इसको बस हमने लोगों के द्वारा सुना है। तो ये चीज़ें क्या है, ये रियल नहीं है। अब हम आगे देखते हैं चारवाका का नॉलेज का सोर्स क्या है, यानी एपिस्टेमोलॉजी ऑफ चारवाका स्कूल। सोर्स ऑफ नॉलेज चारवाका स्कूल के लिए क्या है? चारवाका कहते हैं सिर्फ प्रत्यक्ष यानी कि परसेप्शन, डायरेक्ट दिखने वाली चीज़ ही सत्य है। परसेप्शन यानी कि जिस चीज़ को आप परसीव कर पा रहे हैं अपने सेंसेस के थ्रू, सिर्फ वही चीज़ रियल है। आंखों से जो दिखा हो वही सच है, जो बुक में लिखा है या किसी गुरु ने बोला है उसका कोई प्रूफ नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि उन्होंने जो है ये परसेप्शन जो है ये 1 ऑफ द 6 प्रमाण्स है, और उन्होंने सिर्फ एक ही प्रमाण को एक्सेप्ट किया है, बाकी के जो 6 प्रमाण हैं उनको रिजेक्ट कर दिया है, जो कि है अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थपट्टि एंड अनुपलब्धि। इन सारे प्रमाण्स को उन्होंने रिजेक्ट किया है। क्यों किया है? अब सबसे पहले आपके लिए ये जानना ज़रूरी है कि सोर्स ऑफ नॉलेज जिनके मैंने नाम लिए, परसेप्शन, अनुमान, शब्द, उपमान, अर्थपट्टि, अनुपलब्धि, ये आखिर है क्या? ये आखिर क्या बोल दिया आखिर मैंने, सोर्स ऑफ नॉलेज, आखिर ये सारी चीज़ें हैं क्या? तो हम इसको बेसिक से समझेंगे। मैं आपको चारवाका का सोर्स ऑफ नॉलेज समझाने से पहले ये 6 के 6 प्रमाण आपको समझाऊंगी, ताकि आपका थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो और आप कंफ्यूज ना हो किसी चीज़ में। तो बेसिकली आप इसको डिटेल में तो न्याय सिस्टम ऑफ लॉजिक में पढ़ेंगे, जो कि मैं अपने आने वाली वीडियोज़ में पढ़ाऊँगी, बट अभी के लिए हम ये देखते हैं कि ये 6 प्रमाण्स 1 2 3 4 5 6, हाँ, ये 6 प्रमाण्स आखिर है क्या।
तो बेसिकली ये 6 प्रमाण्स आर दी सोर्स ऑफ नॉलेज इन इंडियन फिलॉसफी, जिसके बारे में जैसे कि हमें किसी भी चीज़ की जो नॉलेज मिलती है वो किसी न किसी चीज़ के थ्रू मिलती है। अब ऐसा आप बोलेंगे कि एक ऑब्जेक्ट की नॉलेज दूसरे ऑब्जेक्ट के थ्रू मिलती है, नहीं। यहाँ पे हमें अगर किसी ऑब्जेक्ट की नॉलेज मिल रही है तो वो किस वे में मिल रही है, वो होते हैं प्रमाण्स। मतलब कि अगर वो नॉलेज सही है कि वो गलत है, एक तरीके से 6 प्रमाण्स को वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज बोला गया है। मतलब एक तरीके से सोर्स ऑफ नॉलेज जो होता है, किस सोर्सेज के थ्रू हमें नॉलेज मिल रही है। सो चारवाका ने सिर्फ परसेप्शन को एक्सेप्ट किया है और बाकी के जो ये 5 प्रमाण्स है इनको रिजेक्ट कर दिया है। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे कि ये जो 6 के 6 प्रमाण्स हैं ये आखिर बेसिकली होते क्या हैं। सो प्रत्यक्ष मीन्स जो पहला प्रमाण है, प्रमाण मीन्स सबसे पहले हम देखेंगे प्रमाण मतलब क्या होता है। प्रमाण होता है वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज, यानी ऐसे तरीके, ऐसे सोर्स जिनके ज़रिए हमें यथार्थ ज्ञान यानी ट्रू नॉलेज प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं प्रमाण। अलग अलग दर्शनों में यानी अलग अलग स्कूल्स ने अलग अलग प्रमाण को माना है। यहाँ पे सबसे मेन अभी जो हम देखेंगे वो मेन प्रमाण्स है 6 प्रमाण्स, बट अलग अलग स्कूल ने अलग अलग प्रमाण्स को एक्सेप्ट किया है। तो प्रमाण मीन्स क्या होता है, वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज। अब एक और चीज़ है यहाँ पे, इस वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज यानी कि प्रमाण से जो हमें नॉलेज मिलती है उसे हम कहते हैं प्रमा। प्रमा मीन्स होता है नॉलेज जो हमें इन वैलिड मीन्स या वैलिड सोर्सेज के थ्रू मिली है, प्रमाण के थ्रू मिली है। जो नॉलेज हमें मिली है प्रमाण के थ्रू उसे कहते हैं हम प्रमा। अब आ जाते हैं फर्स्ट मीन्स ऑफ नॉलेज पे, फर्स्ट वैलिड मीन्स ऑफ नॉलेज पे, वो है परसेप्शन यानी कि प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष मतलब होता है डायरेक्ट नॉलेज थ्रू सेंस ऑर्गन्स यानी कि इंद्रिया। अब आप पूछेंगे इंद्रिया क्या होता है, इंद्रिया मीन्स होता है आपका सेंस ऑर्गन। तो परसेप्शन का ये डेफिनेशन है, डायरेक्ट नॉलेज थ्रू सेंस ऑर्गन्स इज ऑल्सो नॉन एज परसेप्शन या इज ऑल्सो कॉल्ड एज परसेप्शन। परसेप्शन यानी कि जब आपको अपने सेंसेस के थ्रू जो किसी ऑब्जेक्ट की नॉलेज डायरेक्टली मिलती है वो होते हैं परसेप्शन। वो नॉलेज होता है या वो वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज होता है परसेप्शन। अब आपके सेंस ऑर्गन्स के थ्रू अगर आपको कोई भी नॉलेज मिल रही है, जैसे सामने रखा है एक एप्पल, आपको पता है कि वो एप्पल है, क्यों? क्योंकि आप उसे देख पा रहे हैं, आपने उसे टेस्ट किया, आपको उसका स्ट्रक्चर याद है, तो आपको उस एप्पल की नॉलेज आपको परसेप्शन के थ्रू ही मिली है। तो वही जो आपको वो डायरेक्ट नॉलेज मिली है उस एप्पल की अपने सेंसेस के थ्रू, वो होता है परसेप्शन। अब परसेप्शन भी 2 तरीके के होते हैं, जैसे कि एक होता है एक्सटर्नल परसेप्शन, एक होता है इंटरनल परसेप्शन। एक्सटर्नल परसेप्शन में आ जाता है आपके आइज़, ईयर, स्किन, ये सारी जो आपके मतलब जो 5 सेंस ऑर्गन्स है, ठीक है, जो आप बाहरी आपके अपने बॉडी से जब आप किसी ऑब्जेक्ट की नॉलेज टच वगैरह करके या देख वगैरह के लेते हैं, वो होती है एक्सटर्नल परसेप्शन। उसके बाद आता है इंटरनल परसेप्शन। इंटरनल होता है आपका मनस यानी कि माइंड। माइंड यानी इंटरनल परसेप्शन, माइंड में आपका आ जाता है सारी फीलिंग्स, जैसे इमोशंस आपके, सुख या दुख। जब आप किसी पर्सन को दुखी देखते हैं तो आपको उसके दुख में अगर दुख होता है तो वो परसेप्शंस होते हैं आपके एक तरीके से इंटरनल परसेप्शन। जैसे आपने एक एप्पल को देखा, आपने एक एप्पल को देखा, आपको पता चल गया कि वो एप्पल बहुत टेस्टी है और वो एप्पल है, तो ये आपका एक्सटर्नल परसेप्शन हुआ। अब आप किसी के दर्द को महसूस कर रहे हैं, किसी आदमी को रोता देख रहे हैं, तो आपने उसको एक तरीके से इंटरनल परसेप्शन के थ्रू आपको पता चला कि वो आदमी दुखी है, क्योंकि आप उसको देख रहे हैं कि वो आदमी दुखी है और दुखी होने पे इंसान जो है ऐसा करता है। आप अपने सेंसेस के थ्रू देख रहे हैं, आपके माइंड में ये चीज़ घूम रहा है, आपके माइंड में भी इमोशंस है कि जब आदमी सुखी होता है तो कैसा होता है, दुखी होता है तो कैसा होता है। तो आपने उसके दर्द को एक तरीके से महसूस किया, तो आपको पता चला कि वो एक इंटरनल परसेप्शन है आपका। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे कि आपके सामने अभी मैंने एक फूल बनाया है, ये एक सुंदर लाल फूल है, आपने इसको देखा तो ये आपका एक्सटर्नल परसेप्शन हो गया। क्यों? क्योंकि आपने इसको अपनी आइज़ के थ्रू देखा है, आपने इसको अपनी आइज़ के थ्रू देखा है, आपने इसको पहले भी परसीव किया हुआ है, तो ये आपका एक्सटर्नल परसेप्शन हो गया। अब चलते हैं आगे। सो आर नेक्स्ट प्रमाण इज अनुमान। अनुमान मीन्स
इन्फ्रेंस। अनुमान एक तरीके से नॉलेज गेन इनडायरेक्टली, ऐसा वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है जिसमें जो हमें नॉलेज है वो इनडायरेक्टली मिलती है। जैसे कि हमने जो ऊपर प्रत्यक्ष प्रमाण देखा था, मतलब परसेप्शन जो देखा था, इसमें हमें नॉलेज डायरेक्टली मिल रही थी सेंसेस के थ्रू। बट जो अनुमान है, जो इन्फ्रेंस है, इसमें जो हमें नॉलेज मिल रही है वो इनडायरेक्टली मिल रही है थ्रू बाय ऑब्जर्विंग हेतु, यानी रीज़न के थ्रू हमें नॉलेज मिल रही है एंड फिर हम एक कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं एंड ड्राइंग अ कंक्लूजन बाय ऑब्जर्विंग अ हेतु। सो बेसिकली जब आप किसी चीज़ को देखते हैं, जैसे आपने कोई एक ऑब्जेक्ट देखा, या फिर मान लीजिए आपने एक इसका बहुत फेमस एग्जांपल है वो लेते हैं। जैसे आपने हिल्स पे देखा कि स्मोक आ रहा है, इस हिल पे स्मोक आ रहा है, धुआं आ रहा है, तो आपने सोचा कि धुआं आ रहा है, धुआं कहाँ से निकलता है? फायर से निकलता है, मतलब हिल पे फायर लगी है। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम ध्यान से देखें तो आपने पहाड़ों में या हिल में जाके देखा तो नहीं डायरेक्टली कि वहाँ पे फायर है कि नहीं है, हो सकता है वहाँ पे फायर ना हो। तो एक तरीके से आपको हिल में फायर की नॉलेज इनडायरेक्टली गेन हुई। किस वजह से, किस तरीके से? क्योंकि आपने रीज़न यानी कि हेतु को ऑब्जर्व किया, और यहाँ पे रीज़न क्या था? स्मोक, क्योंकि जहाँ फायर होती है वहाँ स्मोक होती है। आपने जहाँ जहाँ पे भी फायर देखी है वहाँ पे स्मोक देखा ही देखा है। इसी वजह से आपको फायर की नॉलेज इनडायरेक्टली गेन हुई बाय ऑब्जर्विंग हेतु या रीज़न, जो कि था स्मोक। अब एक तरीके से हम स्ट्रक्चर देखेंगे इंडियन लॉजिक में। जो आपका अनुमान का जो स्ट्रक्चर है वो त्रैरूपीय है। जैसे कि सबसे पहला आ जाता है आपका हेतु, रीज़न। उसके बाद जैसे कि हेतु रीज़न में आ जाएगा आपका स्मोक, हिल और फायर, हिल और हिल पे जो है एक तरीके से स्मोक हो रहा है। तो सबसे पहला आपका जो रीज़न होगा कि आपको कैसे नॉलेज गेन हुई, वो रीज़न था आपका स्मोक। उसके बाद आता है आपका व्याप्ति। व्याप्ति होता है यूनिवर्सल रिलेशन, मतलब कि वो रीज़न जो आपने देखा उसके बीच में और जो रियल ऑब्जेक्ट है जिसकी नॉलेज आपने इनडायरेक्टली गेन करी, उसके उन दोनों के बीच में, रीज़न और उस इनडायरेक्टली नॉलेज जो आपने गेन करी, उसके बीच में एक यूनिवर्सल रिलेशन होना चाहिए, जैसे स्मोक एंड फायर। उसके बाद आता है आपका पक्ष, सब्जेक्ट, कि ये जो फायर है ये लगी कहाँ है, किस जगह की बात हो रही है, किस चीज़ की बात हो रही है, तो वहाँ आ जाएगा आपका हिल। अब इसको हम एक तरीके से वापस समझते हैं। इसका एग्जाम्पल जो मैंने आपको दिया वो मोस्ट फेमस एग्जाम्पल है अनुमान का, कि स्मोक ऑन दी हिल, यानी कि हिल पे स्मोक है, हिल पे आपको धुआं दिख रहा है। तो मतलब आपने ये जो रीज़न है इसको देखा, स्मोक को देखा, उसके बाद व्याप्ति यानी यूनिवर्सल रिलेशन को देखा कि जहाँ पे फायर होता है वहीं पे स्मोक होता है, और जहाँ स्मोक होता है ऑब्वियसली वहाँ पे फायर होती है। इसका एक एग्जांपल ले लीजिए, जैसे कि जहाँ पे आपने कभी भी कहीं पे लकड़ी जलते देखा है तो वहाँ पे धुआं भी हुआ है और फायर भी देखी है आपने। किचन में भी आपने फायर देखी है और स्मोक भी देखा है। तो बेसिकली स्मोक ऑन द हिल, यानी कि स्मोक रीज़न के थ्रू आपने हिल पे स्मोक देखी, इस रीज़न के थ्रू आपने ये इन्फर कर लिया कि वहाँ हिल पे जो एक जगह है वहाँ हिल पे एक फायर है, या हमने एक तरीके से कहिए कि हिल पे फायर है। कैसे? स्मोक के थ्रू आपने पता करा कि हिल पे फायर है। तो बेसिकली स्मोक क्या हुआ? आपका हेतु हुआ, और हिल जो हुआ वो बेसिकली आपका पक्ष हुआ। एंड स्मोक और हिल की वजह से आपको क्या पता चला? इन्फर आपने क्या किया कि हिल पे फायर है। तो ये हो गया आपका इन्फ्रेंस, ये हो गया आपका अनुमान। सो अब आगे चलते हैं नेक्स्ट प्रमाण की तरफ। हमारा नेक्स्ट प्रमाण है उपमान। उपमान मीन्स कंपैरिजन, मतलब उपमान में एक मिनट, हाँ, उपमान में बेसिकली हम उपमान को कहते हैं कंपैरिजन। ये भी एक तरीके का वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज है। उपमान में हमें जो नॉलेज मिलती है वो नॉलेज मिलती है थ्रू एनालॉगी और कंपैरिजन। मतलब हमें एक ऑब्जेक्ट की नॉलेज उसे दूसरे ऑब्जेक्ट से कंपेयर करके जब मिलती है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने आपको बोला कि आपने कभी नीलगाय देखी है? एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, आपने कभी नीलगाय देखी है? तो आप अगर बहुत बच्चों ने जो देखी है उनको पता होगा, जिन्होंने नहीं देखी है
उनके लिए एक तरीके से मैं बोलूँगी कि नीलगाय उसकी बॉडी गाय की तरह होती है, लेकिन जो अपर पोर्शन होता है, जो गर्दन से मुँह तक का उसका पोर्शन होता है, हेड तक का पोर्शन होता है, वो हिरन की तरह होता है। तो अब आप जब जहाँ कहीं भी एक ऐसे स्ट्रक्चर वाले एनिमल को देखोगे जिसकी बॉडी गाय की तरह है, लेकिन जो गर्दन से ऊपर का पार्ट है वो हिरन की तरह है, तो आप समझ जाओगे कि मैंने बताया था कि एक नीलगाय होती है और वो बिल्कुल वैसी दिखती है कि उसकी बॉडी गाय की तरह होती है, और जो हेड से ऊपर का स्ट्रक्चर होता है वो एक तरीके से हिरन का होता है। तो फिर आपको ये नॉलेज मिली कैसे? आप कैसे उस स्ट्रक्चर को नीलगाय बोल रहे हैं? कैसे बोल रहे हैं? क्योंकि आपने उपमान के थ्रू उस नीलगाय की नॉलेज ली थी। मैंने आपको बोला कि नीलगाय जो है गाय की और हिरन का एक मिक्सचर की तरह दिखती है, और आपने आज तक नीलगाय देखी नहीं है। तो आपने जब हिरन और गाय के मिक्सचर वाला एक एनिमल देखा, एक स्ट्रक्चर ऐसा स्ट्रक्चर वाला एक एनिमल देखा, तो आपको तुरंत वो एनालॉजी याद आई, वो सिचुएशन याद आई जब मैंने आपको ये चीज़ बताई थी, और तब आप जो है एक आंसर पे पहुंच गए। आपको नॉलेज हो गई कि ये जो स्ट्रक्चर वाला एनिमल मेरे सामने है ये ही नीलगाय है, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था नीलगाय का स्ट्रक्चर, ये सेम वैसा ही है। तो बेसिकली ये आपको जो नॉलेज मिली ये कंपैरिजन के थ्रू मिली, उपमान के थ्रू मिली। अब आ जाते हैं नेक्स्ट प्रमाण पे, जो कि है शब्द। शब्द मीन्स वर्बल टेस्टिमनी, मतलब शब्द एक ऐसा प्रमाण है जिसमें आपको नॉलेज मिलती है रिलायबल वर्ड्स और स्क्रिप्चर्स के थ्रू। नॉलेज थ्रू रिलायबल वर्ड्स और स्क्रिप्चर्स। बेसिकली आपको जब किसी रिलायबल सोर्स से कोई नॉलेज मिलता है तो वो होता है आपका वर्बल टेस्टिमनी या शब्द। जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, आपकी टीचर ने आपको बताया कि जो ताजमहल है वो आगरा में है। आपने खुद जाके देखा? नहीं, आपने टीचर की कई बातों पे विश्वास कर लिया। क्यों? क्योंकि टीचर एक रिलायबल सोर्स है एक नॉलेज देने के लिए। तो आपने टीचर की वर्ड्स पे विश्वास किया, और जो ताजमहल की नॉलेज है कि वो आगरा में है, उसका नॉलेज आपने वर्ड्स के थ्रू लिया, वो भी किसके वर्ड्स के थ्रू? और एक रिलायबल सोर्स के थ्रू, एक रिलायबल पर्सन के वर्ड्स के थ्रू। तो वो जो आपको नॉलेज मिली ताजमहल की, वो किसके थ्रू मिली? शब्दा के थ्रू मिली, वर्बल टेस्टिमनी के थ्रू मिली। अब यहाँ पे स्क्रिप्चर्स की भी बात आ रही है। तो स्क्रिप्चर्स को हमने क्या बोला? सेल्फ एविडेंट, यानी कि डिवाइनली ओरिजिन है ये वेदास। तो इसमें भी जो स्क्रिप्चर्स में जो बातें भी लिखी है वेदास एंड उपनिषद में, वो हम मानते हैं कि वो डिवाइन ने लिखी है, वो गॉड ने लिखी है, वो गॉड ने बताया। तो उनकी भी बातों को हम एक सही नॉलेज के थ्रू एक्सेप्ट करते हैं, मतलब एक तरीके से उसको भी एक वैलिड नॉलेज के थ्रू हम उसको एक्सेप्ट करते हैं कि वो भी स्क्रिप्चर्स पे लिखी बातें भी ट्रू है, वो भी एक ट्रू नॉलेज है, उसको भी एक्सेप्ट हम करते हैं। वो भी रिलायबल सोर्स या फिर किसी रिलायबल पर्सन के ही वर्ड्स है जो कि वेदास में लिखे हैं। तो आपने जब टीचर की नॉलेज लिखी, नॉलेज ली, तो वो वर्ड्स के थ्रू ली, वर्बल टेस्टिमोनी के थ्रू ली, और जो स्क्रिप्चर्स में जो बातें लिखी गई थी उसकी भी नॉलेज आपने वर्ड्स के थ्रू ली। अब अगर हम शब्दा यानी वर्बल टेस्टिमनी के बारे में देखें, तो वर्बल टेस्टिमनी होती है दो टाइप्स की। दो टाइप्स की वर्बल टेस्टिमनी होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है लौकिका, जो कि हम एवरीडे रिलायबल पर्सन से, रिलायबल पीपल से जो बातें सुनते हैं, जैसे आपके एल्डर्स हो गए, आपके क्या कहते हैं मम्मी पापा हो गए, आपके कोई भी ऐसा बड़ा पर्सन, कोई भी ऐसा रिस्पेक्टफुल पर्सन जिसके थ्रू आपको एक नॉलेज मिल रही है, आपको कोई किसी चीज़ की नॉलेज मिल रही है, वो होता है आपका लौकिका, यानी कि एक तरीके से लौकिका वर्बल टेस्टिमनी। क्योंकि इसमें आप डेली किसी ना किसी पर्सन से एवरीडे लाइफ में आप जो है एवरीडे की नॉलेज ले रहे हैं, तो ये हो गया लौकिका। अब इसमें आपका न्यूज़पेपर वगैरह भी आ जाता है, क्योंकि आप देश भर की दुनिया की जो नॉलेज है कि कहाँ क्या हो रहा है वो न्यूज़पेपर के थ्रू ले रहे हैं, तो वो भी एक रिलायबल सोर्स माना जाता है। उसमें भी आप वर्ड्स के थ्रू ही नॉलेज ले रहे हैं, कोई आपको बता नहीं रहा है, लेकिन आप आपके एल्डर्स ने कुछ कहा या पेरेंट्स ने कुछ कहा, तो वो नॉलेज भी लौकिका में आ जाती है, क्योंकि वो आप एक तरीके से किसी के कहने पे ले रहे हो, आप किसी के वर्ड्स सुन के ले रहे हो,
अब जो नेक्स्ट वन है वो है अलौकिका। अलौकिका होती है स्क्रिप्चर्स के थ्रू जो आपको नॉलेज मिली है, यानी लौकिका में आपका एवरीडे नॉलेज आ जाता है, जो आप डेली किसी पर्सन से सुन के या न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़ के जो नॉलेज लेते हैं वो लौकिका में आ जाता है। अलौकिका में आ जाता है आपका वेदास या स्क्रिप्चर्स का नॉलेज, जो आप वेदास या उपनिषद में पढ़ के अगर अपनी डेली लाइफ में उस चीज़ को उतारते हो और उससे जो आपको नॉलेज मिलती है वेदास और स्क्रिप्चर्स को पढ़ने के बाद, वो नॉलेज होती है अलौकिका। जैसे हमने गीता पढ़ी या सुनी तो उसमें कहा गया आत्मन अमर है, यानी कि जो सोल है वो अमर है, तो ये भी एक शब्द प्रमाण हुआ, क्योंकि हमें ये आत्मन अमर है, इसका नॉलेज कैसे मिला, वेदास के थ्रू मिला। तो ये एक अलौकिक क्या कहते हैं शब्द टेस्टिमनी का, वर्बल टेस्टिमनी का एक एग्जाम्पल हुआ। नाउ द नेक्स्ट वन इज अर्थपट्टी। अर्थपट्टी है पॉस्टुलेशन या प्रिजम्पशन। अर्थपट्टी यानी कि जब किसी चीज़ की नॉलेज हमें डायरेक्टली या इन्फ्रेंस के थ्रू नहीं होती, यानी हमें किसी ऑब्जेक्ट की नॉलेज जब इन्फ्रेंस के थ्रू नहीं होती है या फिर डायरेक्टली अपने सेंसेस के थ्रू नहीं होती है, जब हम उस चीज़ को लॉजिकली समझते हैं या उस चीज़ को लॉजिकली मान लेते हैं, तो वो नॉलेज जो हमें मिलती है वो होती है, वो नॉलेज हमें अर्थपट्टी एक तरीके के वन ऑफ द 6 प्रमाण्स के थ्रू हमें मिलती है। तो बेसिकली अगर मैं आपको कहूँ, एक एग्जांपल लेते हैं कि राम का दिन में खाना नहीं दिखा, मतलब राम जो है वो दिन में खाना नहीं खा रहा है, हमें राम का जो खाना पीना है वो दिन में नहीं दिख रहा है, लेकिन फिर भी वो मोटा होते जा रहा है। तो मैंने आपको बोला कि राम जो है दिन में नहीं खा रहा है लेकिन फिर भी वो मोटा होते जा रहा है। तो आपका अगर एग्जाम्पल ये मैंने लिया और आपका अगर आंसर हुआ कि अगर वो दिन में नहीं खा रहा है तो हो सकता है वो रात में खाता हो। तो ये एक तरीके का, ये एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि मैंने आपको अपोजिट में सोचने के लिए कहा कि आप लॉजिकली इस चीज़ को देखें कि राम दिन में नहीं खा रहा है लेकिन फिर भी वो मोटा हो रहा है, तो ऑब्वियसली बात है कि वो रात में खा रहा होगा तभी मोटा हो रहा है, वरना बिना खाए वो मोटा कैसे होते जा रहा है, हवा खा के तो वो मोटा रह नहीं सकता। तो राम जो है वो दिन में नहीं खा रहा है लेकिन तब भी मोटा होते जा रहा है, तो मतलब वो रात में खा रहा है। तो आपको कैसे पता चला कि राम जो है रात में खा रहा है? आपने देखा कि वो दिन में नहीं खा रहा है, आपने एक तरीके से लॉजिकली इस चीज़ को सोचा, आपने लॉजिकली इस चीज़ को सोचा कि अगर वो दिन में नहीं खा रहा है तो रात में खा रहा है, इसीलिए मोटा होते जा रहा है। तो आपको इस चीज़ की नॉलेज कि राम जो है मोटा कैसे हो रहा है, इसका नॉलेज या इसका पता कैसे चला? अर्थपट्टी के थ्रू, पॉस्टुलेशन के थ्रू। आपने डायरेक्टली राम को रात में खाते हुए नहीं देखा, आपने दिन में खाते हुए नहीं देखा, ठीक है, दिन में खाते हो आप देख ही नहीं रहे हो, तो वो तो फिर आपका डायरेक्टली नॉलेज में परसेप्शन में नहीं आता है। लेकिन आपने रात में भी खाते हुए नहीं देखा है तो आप इन्फर भी नहीं कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कोई रीज़न नहीं है कि हाँ भाई वो रात में खाता है सही में, कि उसके घर से वेफर्स मिले हैं या पैकेट्स मिले हैं रात को उसके बेड पर से, तो आपके पास कोई रीज़न भी नहीं है जो आप ये इन्फर कर सको कि भाई वो रात में खाता है। तो आपने लॉजिकली इस चीज़ को मान लिया, बस लॉजिकली इस बात को एक्सेप्ट कर लिया कि भाई राम रात में खाता होगा तभी मोटा हो रहा है, वरना ऐसे कैसे कोई आदमी मोटा हो जाएगा बिना खाए पिए जब वो दिन में नहीं खा रहा है, तो रात में ऑब्वियसली खाता होगा तभी मोटा होते जा रहा है। तो ये कौन सा प्रमाण हुआ, कौन सा वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज हुआ? अर्थपट्टी। अर्थपट्टी के थ्रू हमें पता चला कि हमने लॉजिकली मान लिया कि राम जो है रात में खाता है इसीलिए मोटा होते जा रहा है। नाउ द नेक्स्ट वन इज अनुपलब्धि। अब अनुपलब्धि जो वन ऑफ द 6 प्रमाण्स है, वो अनुपलब्धि आखिर है क्या? अनुपलब्धि को हम लोग कहते हैं एब्सेंस या नॉन कॉग्निशन, मतलब नॉलेज थ्रू दी एब्सेंस ऑफ समथिंग। जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज उसकी एब्सेंस से पता चलती है तब आपको जो नॉलेज मिलती है वो होती है अनुपलब्धि। जैसे कि मान लीजिए आप रोज़ क्लास में जाते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं, आप रोज़ क्लास में जाते हैं, आप टेबल पे हमेशा एक साइंस की बुक देखते ही देखते हैं, आपको हमेशा वो दिखती है। अब आप एक दिन गए और आपको टेबल पे वो बुक नहीं दिख रही है, तो आपको उस बुक का नॉलेज कैसे हुआ? और आपने कहा कि यहाँ पे वो बुक नहीं है, यहाँ पे साइंस की बुक नहीं है, तो आपको कैसे पता चला, आपको कैसे भी ये नॉलेज हुआ कि यहाँ पे वो साइंस की बुक नहीं है? क्योंकि आप रोज़ उस चीज़ को देख रहे थे, तो आपको उसके एब्सेंस से भी उसका नॉलेज है, मतलब आपको वो चीज़ याद है। तो एक तरीके से अनुपलब्धि होता है जब आपको किसी चीज़ का नॉलेज एब्सेंस के थ्रू होता है, कि मतलब वो चीज़ नहीं भी प्रेजेंट है तो भी आपको उसका नॉलेज है।
जैसे कि मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, एक बहुत अच्छा एग्जांपल है कि मान लीजिए एक जो कुम्हार होता है, जो पॉट बनाता है, जो पॉटर होता है, वो पॉट का स्ट्रक्चर कैसा देगा, बनाने से पहले अपने माइंड में उसका एक स्ट्रक्चर बनाता है कि हाँ मैं लंबा पॉट बनाऊंगा, कि मैं गोल पॉट बनाऊंगा, कि मैं जो है थोड़ा सा अलग सा डिज़ाइन दूंगा उसमें। वो स्ट्रक्चर, उसको कैसा पॉट में स्ट्रक्चर देना है, वो सबसे पहले अपने माइंड में सोचता है, और फिर सोचता है कि वो सही में वैसा अगर मैं डिज़ाइन का बनाऊँ तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो एक तरीके से उसको उस पॉट का कैसा स्ट्रक्चर देना है उसका नॉलेज पहले से ही उसके माइंड में था। तो ये अनुपलब्धि था, वो पॉट अभी प्रेजेंट भी नहीं है, या वो पॉट मान लीजिए टूट गया है तो उसको उसका स्ट्रक्चर तब भी याद है कि भाई उसके माइंड में वो स्ट्रक्चर बना हुआ है कि हाँ उसको कैसा पॉट का जो है स्ट्रक्चर देना है, या कैसा उसका शेप या साइज़ देना है। तो बेसिकली अगर पॉट या कोई चीज़ टूट भी जाती है तो भी उसको याद रहता है कि हाँ भाई मैंने आपको ऐसा पॉट बना के दिया था, तो मैं फिर से वैसा ही बनाऊंगा। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। और अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूँगी कि आपका रिप्लाई दे सकूँ। सो इसको हम चारवाका स्कूल को नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं। Thank you so much for watching my video.